हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे प्यारे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि है कंटिन्यूएशन एक पिछले चैप्टर की। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टोटल 9 या 10 लेक्चर्स मैंने दिए थे, आपने अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैप्टर की प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप पीछे के सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। बच्चे, ये जो आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट डेरिवेशंस आती हैं और न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। इसलिए इसे आप ध्यान से, ईमानदारी से, प्यार से, दिल लगा के आखिरी लेक्चर तक इसके समझते रहिएगा इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। आज इस लेक्चर में मैं आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के बहुत ही छोटे छोटे बेसिक्स बताऊंगा। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट से क्या डिफरेंस है, वगैरह वगैरह, जो आपके इस चैप्टर की आगे की जर्नी को बहुत आसान कर देंगे। दूसरा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल एंड ओवर वन कंप्लीट साइकिल। फिलहाल कॉपी और पेन लेके प्यारे बैठ जाओ। ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ इसके साथ साथ में आपको नोट्स बनाते जाने हैं। आप तो नोट्स बनाएंगे ही बनाएंगे, और जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, आलसी बच्चे, उनके लिए मैंने नोट्स का प्रबंध कर रखा है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिस लिंक पे क्लिक करके आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नहीं दिया है लेकिन जल्दी मैं इसको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। ओके मेरे प्यारे बच्चे, आगे स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, इससे रिलेटेड क्या टॉपिक्स हैं वो तो बताऊंगा, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ बेसिक्स, ऑल्टरनेटिंग करंट बनता कहाँ से है, ऑल्टरनेटिंग करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, कहाँ से जनरेट होता है, उसकी पूरी डिटेलिंग इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर, पिछले चैप्टर के आखिरी लेक्चर, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे रखा है, वहाँ पर मैंने समझाया था वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। बहुत ज़रूरी है वो वाला लेक्चर अटेंड करना इससे पहले, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अटेंड नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके अटेंड कर लीजिए। फिलहाल अभी मैं आगे इसके बेसिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। बात आई सबसे पहले कि ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, क्या होता है। इससे पहले भैया डायरेक्ट करंट की भी बात कर लें, क्योंकि इससे पहले जो भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 डीसी सर्किट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ भी डायरेक्ट करंट पढ़ा था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में वायर्स में करंट फ्लो कराते थे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, वो भी डायरेक्ट करंट था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट से क्या डिफरेंस है, वो जान लो। जैसे कि इसका नाम हमें बता रहा है डायरेक्ट करंट, डीसी, इसी से सजेस्ट हो रहा है। डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? अगर मान लें कोई दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल ए और एक टर्मिनल बी, ध्यान से समझना प्यारे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक में जाके प्यार से समझा रहा हूँ, इसलिए पेशेंटली समझते जाना। पहला लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पेशेंटली समझोगे तो आगे के लेक्चर्स बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बेसिक्स बता रहा हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट है क्या, उसका पूरा दिमाग में एक कंसेप्ट तो बसा लो, फिर आगे की बात करेंगे। जैसे कोई दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच हमने वायर लगाया, अगर इन वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में अगर फ्लो करता जाए, एक ही डायरेक्शन में अगर फ्लो करे, ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। नाम से पता लग रहा है डायरेक्ट, यानी जिसमें डायरेक्शन सेम रहे। और ऐसा करंट जिस करंट में दो पॉइंट्स के बीच अगर एक वायर कनेक्टेड है, उसमें करंट की डायरेक्शन बार बार रिवर्स होती रहे, एक बार ऐसे जा रहा है, 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 तो ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। जो नाम से पता चल रहा है ऑल्टरनेट, एक बार करंट ऐसे जाए, फिर दोबारा ऐसे जाए, फिर से वापस वैसे ही जाने के लिए आधी साइकिल के बाद फिर से जाए, एक बार ऐसे गया फिर ऐसे, ऑल्टरनेट डायरेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट फ्लो कहाँ से होता है? करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही होता है फ्लो।
लेकिन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स होते हैं कि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है। जैसे करंट जब इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहा होगा, ये नेगेटिव रहा होगा, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करा। अगले ही पल क्या हो गया होगा कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो कंटिन्यूअसली पोलैरिटी इसमें चेंज होने की वजह से डायरेक्शन चेंज होती जाती है। बात आई ये करंट मिलेगा कहाँ से भैया, ऑब्वियसली अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी होती है, बैटरी ले लो, सेल ले लो, उसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, वो फिक्स होते हैं। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव रहेगा। तो ये ए और बी अगर इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर ज्वाइन कर दिए तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराती रहेगी, तो इसे हम नाम दे देते हैं डायरेक्ट करंट। ऐसे ही ये कहाँ से मिलेगा करंट, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। कहाँ से बनता है, एसी जनरेटर, जनरेटर बनाता है। एसी जनरेटर का दूसरा नाम डायनामो, उसमें हमने पढ़ा था, शॉर्ट में बता रहा हूँ, दो पोल्स थे मैग्नेट के, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में इस तरीके से एक कॉइल रखी हुई थी। कॉइल को जब हम घुमाते थे तो उससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता था। फ्लक्स के चेंज होने से कंटिन्यूसली उसमें इंड्यूस करंट बनता था। लेकिन कुछ ऐसा होता था जो उसमें स्लिप रिंग्स लगे थे, उसमें पोलैरिटी चेंज होने की वजह से करंट की डायरेक्शन बार बार रिवर्स होती रहती थी। तो ये जो करंट मिलता है ये हमें बैटरी से मिलता है, और बैटरी या सेल कह लो, है ना। और ये जो करंट हमें मिलता है ये मिलता है एसी जनरेटर या फिर डायनामो से, ठीक है ना। बात आई जैसे डायरेक्ट करंट का ये सिंबल है, या तो ये बना दो प्लस माइनस, ऐसे बैटरी के दो टर्मिनल से डायरेक्ट करंट का सिंबल होता है, कहीं ये बना देते हैं तो समझ जाना है डायरेक्ट करंट। लेकिन ये इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, जनरेटर बनाए पूरा, जैसे यहाँ बैटरी बनाई है, नहीं, उसका एक सिंबल बनाया गया। अगर कहीं कोई सोर्स ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहा है तो उसका सिंबल है गोला बनाओ, और ये इस तरीके से ऐसे बना दो, तो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल। बात समझ पा रहे हो। इसके अलावा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन तो सेम रहती है, लेकिन मैंने बोला था इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। तभी इसका ग्राफ मैंने आपको बना के दिया था कि इस तरीके से टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो डायरेक्शन कांस्टेंट दिखाने के लिए इसको हम पॉजिटिव एक्सिस में बना रहे हैं, और ग्राफ अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि अगर मान लें यहाँ 10 एम्पियर वैल्यू है तो 10 कांस्टेंट करंट रह रहा है। ऐसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है और वैल्यू भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। और ये बताया था इसमें कि टाइम के साथ साथ इसमें करंट की डायरेक्शन तो रिवर्स होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाता है। मैग्नीट्यूड भी, ये देखिए यहाँ 0 है, यहाँ जैसे 10 है, यहाँ -10 एम्पियर है, तो देखिए करंट पहले बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 हो गया, 10 के बाद ये वापस कम हो रहा है, यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, फिर -1 -5 -6 -8 -10, फिर -8 -7 -5, ये फिर 0 हो गया। तो करंट की वैल्यू इसमें चेंज होती रहती है, इसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ऐसा मैंने पिछली बार आपको बताया था। लेकिन अंदर की एक्चुअल बात समझ लो, डायरेक्ट करंट सिर्फ वो होता है जिसमें डायरेक्शन सेम रहे, ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसमें डायरेक्शन हमेशा रिवर्स होता रहे। इंडिया में जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज कहते हैं। उसमें एक जनरेटर जब चलता है तो एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो 50 साइकिल कंप्लीट होने पर 1 सेकंड में 100 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, 100 बार करंट की डायरेक्शन। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको पिछली बार बताया था कि वैल्यू चेंज होती रहती है, इसमें वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लेकिन असली बात ये है कि भैया ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट करंट सिर्फ उसी को कहते हैं जिसमें वैल्यू कांस्टेंट रहे। डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन है कि जिसमें डायरेक्शन सेम रहे, वैल्यू चाहे सेम रहे चाहे ना रहे। जैसे ये देखिए, अगर मैं ये करंट का एक ग्राफ बना रहा हूँ इस तरीके से, ये देखिए ऐसे बना दिया, 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 तो ये देखिए इसमें करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन रह तो पॉजिटिव ही रही है ना, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। तो भैया ये भी डायरेक्ट करंट है। जैसे इसमें एक बार ऊपर गया पॉजिटिव, इसमें एक बार नीचे गया, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसमें हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रह रहा है। तो ये भी डायरेक्ट करंट है, लेकिन कैसा, एक ऐसा डायरेक्ट करंट जिसमें वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, इसमें कांस्टेंट। ये नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी है, इसे कहेंगे नॉन फ्लक्चुएटिंग डीसी, और ये फ्लक्चुएटिंग डीसी। ऐसा हम एक आखिरी यूनिट है हमारी सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हम रेक्टिफायर्स पढ़ते हैं, हाफ वेव फुल वेव, उसमें ये वाला फिर से पढ़ना है।
ठीक है, कैसे बनाते हैं इससे ये वो हमें पढ़ना है। फिलहाल अभी सिर्फ आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ये अगर मैं बना दूँ इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से मैंने बना दिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, मान लें 5 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ कितनी है 0। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ 5 5 5 5 5 5 और फिर क्या हो गया एकदम 0 0 0 0, फिर क्या हो गया 5 5 5 5 चल रही है, फिर 0 0। तो यहाँ पे आप देखिए वैल्यू चेंज हो रही है, 5 5 5, फिर 0 हो गई, 0 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 0, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ ही है। तो ये आपका डायरेक्ट करंट है, ये फ्लक्चुएटिंग है। ऐसे सिग्नल जिसमें करंट की आप देख रहे हैं स्पेशली सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, तो 5 है या 0 है, 5 है या 0, तो इसे हम कहते हैं, ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट करंट है, ये भी डायरेक्ट करंट है, वैल्यू चेंज होती जा रही है, 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अभी इसकी बात करें तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट में प्यारे आप ये देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज भी हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। मेन बात है डायरेक्शन चेंज होना। अब वैल्यू चाहे ऐसे चेंज हो चाहे ऐसे चेंज हो, भैया ये भी अगर ऐसा ग्राफ मैंने बना दिया तो इसमें से भी तो वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखिए यहाँ 5 एम्पियर थी, 5 5 5 5, फिर 0 हो गई, नहीं 0 नहीं हुई, 5 के बाद डायरेक्ट कितनी हो गई -5 एम्पियर, -5 एम्पियर, -5 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर माइनस, तो वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि वैल्यू तो चेंज, इसमें मेन खास बात ये है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। ऐसे करंट को भी हम, ऐसे सिग्नल को भी हम एनालॉग सिग्नल, इसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं, इसे डिजिटल सिग्नल। कम्युनिकेशन से पहले आपकी वो सेमीकंडक्टर्स वाली जो एक यूनिट है उसमें डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए क्या होते हैं, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रही है, कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं है, या तो 5 है या -5 है, या 5 है या माइनस। ऐसा करंट जिसका ग्राफ इस तरीके से सिर्फ 2 वैल्यूज के बीच लाई करता है, 5 -5 5 -5 या 5 0 5 0, इसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। लेकिन ऐसे सिग्नल जिनकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती है, ऐसे सिग्नल्स को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। और ये वाला जो करंट है, ये जो वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, बिल्कुल पता है ये किसकी वैल्यू की तरह बढ़ रही है कम हो रही है, बिल्कुल साइन फंक्शन की तरह, साइन फंक्शन की तरह, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू चेंज होती है साइन फंक्शन की तरह। इसलिए हम ऐसा भी बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम। अब इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है वो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम ऐसा करंट नहीं, सिर्फ ऐसा ही करंट की डिटेलिंग करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आपको मालूम ही है कि इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। 0 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती। 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होती है, नहीं, यहाँ पे कोई रिवर्स नहीं होती, ये फ्रीक्वेंसी 0 है। इंडिया में जितने जनरेटर्स एसी बनाते हैं वो 1 सेकंड में 50 साइकिल रोटेट करते हैं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी हम 50 कहते हैं। अगर हम यूएस में चले जाएं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट है। अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो कहीं 220 भी आता है, कहीं 240 भी आता है। ये ऐसा क्यों होता है, फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, वोल्टेज का ज़्यादा कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एसी की क्या एडवांटेजेस हैं, डीसी की क्या एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ये भी इस चैप्टर में आगे बीच बीच में पढ़ते जाएंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। ओके मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जैसे हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग करंट का वेरिएशन दिखाएं टाइम के साथ, तो हम ये कहते हैं कि करंट इस तरीके से बढ़ता है कम होता है, माइनस में बढ़ता है माइनस में कम होता है, इस तरीके से इसका ग्राफ जाता है। ये ग्राफ ऐसे ही कैसे आया ये बताने जा रहा हूँ। दूसरा ये बता रहा हूँ कि हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम। साइनोसॉइडली विद टाइम, साइनोसॉइडियल वेरिएशन क्या होती है वो बताने जा रहा हूँ। ये समझने से पहले आप कुछ मैथ्स की बात यहाँ पे समझिए, उसके बाद ये समझाऊंगा मैं। मैथ्स में बच्चे आपने 9th क्लास में साइन वगैरह की वैल्यूज़ पढ़ी होंगी। क्या आपको मालूम है, अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू लिखूँ, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 180 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ मालूम है? आपने साइन 90 तक तो वैल्यू पढ़ी होंगी या साइन 180 तक पढ़ी होंगी। ज़रा याद करिए क्या है, मैंने यहाँ क्या करा है, यहाँ डिग्रीज़ में लिख दिया है, यहाँ रेडियन में लिख दिया है। जैसे 90 डिग्री का मतलब होता है पाई/2 रेडियन, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन,
2 को 2 से काटते हैं तो पाई बचेगा। 270 डिग्री का मतलब होता है 3/2 रेडियन। अब देखिए अगर 90 डिग्री π/2 है तो 90 का डबल होता है 180, इसलिए π/2 का डबल कर दिया हमने 2। मतलब ये अगर 90 है तो देखिए जो 180 है वो 90 का डबल है, 270 90 का ट्रिपल है, 360 90 का 4 टाइम्स है। ऐसे ही हमने किया π/2 का मतलब अगर 90 है तो इसका ट्वाइस कर दो, 2 टाइम्स π/2, ये हो गया 3 टाइम्स π/2, 4 टाइम्स π/2, 5 टाइम्स एंड सो ऑन चल रहा है। वैल्यू बताओ, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की होती है +1, साइन 180 हो जाता है 0, 270 डिग्री होता है -1, 360 डिग्री होता है 0। बोले सर ये आपको कैसे याद है? बच्चे मैंने याद नहीं कर रखी हैं, एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, वो अगर आप समझ जाओ तो उससे अपने आप 90 के मल्टीपल्स वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो आप अपने आप बता पाओगे। वेरिएशन ऐसा होता है 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, इस तरीके से चलता रहेगा। 0 1 0 -1 ऐसे चलता रहेगा। आप ऐसे 90 के मल्टीपल्स में ऐसे लिख सकते हो। ये जो वेरिएशन है साइन थीटा की, साइन थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं डिग्री के साथ, इधर की तरफ मैंने थीटा ले लिया है डिग्रीज में, तो आप बताओ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होएगा। साइन 90 की वैल्यू +1 है तो यहाँ पे मैंने +1 -1 लिख दिया। 90 पे वैल्यू +1 चली जाएगी तो यहाँ ये कोऑर्डिनेट बना दिया। 180 पे 0 हो जाएगी, 180 पे फिर से 0 हो जाएगी और 270 पे -1 होगी और 360 पे फिर से 0 होगी। जैसे ये कोऑर्डिनेट्स डॉट्स बनाए हैं मैंने, ऐसे इनके अगर बीच की वैल्यू मैं बनाता और उन बीच के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बनाता तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स बनते और इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो साइन का कर्व की वेरिएशन एंगल के साथ कुछ ऐसी होती है। मैंने यहाँ पे जैसे डिग्री में लिखा है, आप रेडियन में भी लिख सकते थे। कितना रेडियन? π/2 रेडियन, 2π/2 रेडियन, 3π/2, 4π, ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, ये साइन की वेरिएशन इस तरीके से होती है। अब आप ये समझिए साइन की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो लाई कर रही हैं +1 या -1, बाकी सारी वैल्यूज़ इसके बीच में होती हैं। आपने पिछले चैप्टर में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव किया था बाय ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जनरेटर से, कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब कॉइल घूमती है तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका फॉर्मूला था E = E0 sin ωt। यहाँ पे आप देख रहे हैं sin ωt आ रहा है, E0 तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को हम पीक ईएमएफ भी कहते हैं, इसे पीक ईएमएफ भी कहते हैं, या फिर इसे एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ भी कहते हैं। क्या? एम्पलीट्यूड। अभी आप ये देखिए, ये तो कांस्टेंट है लेकिन ईएमएफ खुद साइन ωt पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे ωt बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, कॉइल घूमती जाएगी, वैसे वैसे ईएमएफ भी चेंज होगा। क्यों? जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी चेंज होगी। साइन की वैल्यू कैसे चेंज होगी? देखिए ओमेगा, आपको मालूम था कि ओमेगा क्या है? ओमेगा = एंगल पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला हम ωt लिख सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो E है वो हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती है बिल्कुल वैसे वैसे ईएमएफ चेंज होता है। आपने देखा साइन की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, बढ़ रही है, प्लस में फिर कम हो रही है, फिर माइनस में बढ़ रही है, माइनस में कम हो रही है। तो जैसे साइन की वैल्यू चेंज होती है बिल्कुल वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग में चेंज होती है। इसलिए हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ वेरी साइनोसॉइडली विद टाइम। साइनोसॉइडली का मतलब साइन के वैल्यू के अकॉर्डेंस में ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की भी वैल्यू चेंज होती रहती है। देखिए जहाँ पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पे ई की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू का क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 या फिर -1। अब देखिए अगर आप यहाँ पे +1 डाल दें, मैक्सिमम वैल्यू +1 डाल दें तो ई कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा +E0। और साइन की अगर -1 डाल दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -E0। तो देखिए जैसे साइन की वैल्यू +1 और -1 के बीच लाई करती है, ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू +E0 और -E0 के बीच लाई करेगी। जैसे ये ग्राफ मैंने साइन थीटा का बनाया है, वेरिएशन ऑफ साइन थीटा विद थीटा बनाया है, ऐसे ही अगर मैं वेरिएशन बनाना चाहूँ ईएमएफ की विद थीटा, ईएमएफ की विद थीटा कह लो, चाहे इधर थीटा ले लो इधर ई ले लो, है ना, वही एंगल 90 डिग्री
180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब आप चाहे इधर थीटा भी लिख सकते हो या थीटा का भी फॉर्मूला लिखा ओमेगा टी, इधर ओमेगा टी भी लिख सकते हो। अगर डिग्री में लिख रहे हो तो यहाँ डिग्री लगा दो। जैसे जब साइन की वैल्यू +1 होगी तो ई की वैल्यू क्या होगी +E0, और साइन की वैल्यू जब -1 होगी तो क्या होगी -E0। तो जैसे इधर साइन थीटा था तो ग्राफ ऐसे किया, जैसे जैसे साइन बढ़ेगा कम होगा, बिल्कुल वैसे ही ईएमएफ की भी वैल्यू बढ़ेगी और कम होगी। जैसे साइन की वैल्यू 1 कब थी 90 पे, तो ईएमएफ की वैल्यू E0 हो जाएगी वही कितने एंगल पे 90 पे। तो ये भी बिल्कुल ईएमएफ भी इसी तरीके से बढ़ेगा कम होगा, जहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू E0 और -E0 होगी। तो ईएमएफ बिल्कुल साइन की तरह वेरी करता है। इस तरीके से साइन की वैल्यू की तरह वैल्यू बढ़ती है, प्लस में कम होती है, माइनस में बढ़ती है, माइनस में कम होती है, और ऐसे ही ग्राफ आगे चलता जाता है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला ये जो हमने यहाँ लास्ट डेरिवेशन में किया था पिछले चैप्टर की E0 sin ओमेगा टी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है, इसका क्या मतलब है वो अब आप समझ गए। इसकी वेरिएशन कैसे बनाएंगे वो आप समझ गए। ये तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का था। ऐसे ही अगर ऑल्टरनेटिंग करंट का निकालना है तो करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर ई का फॉर्मूला हम यहाँ पे E0 sin ओमेगा टी डाल दें तो ये आ जाएगा आपका E0 sin ओमेगा टी अपॉन आर। ई अपॉन आर जैसे आई था ऐसे E0 अपॉन आर की जगह लिख देंगे I0। तो आई का फॉर्मूला आपके पास बन गया I0 sin ओमेगा टी। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला ये, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे आपको निकालना है 10 सेकंड पर आई की वैल्यू क्या होगी, 15 सेकंड पर क्या होगी, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम की वैल्यू डालेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर टाइम पे बताएगा कि आई की वैल्यू क्या है, इसलिए इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, एक बात आपने देखा, जैसे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग करंट को ऐसे साइन के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को कॉस के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आप देखिए, जैसे साइन की वैल्यू ऐसे चेंज होती है प्यारे, बिल्कुल सेम मैनर में कॉस की वैल्यू भी चेंज होती है। कैसे ज़रा बताइए। कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 होता है +1, कॉस 90 होता है 0, फिर -1, फिर 0, फिर -1, फिर 0। इसमें भी वही चलता है 1 0 -1 0, 1 0 -1 0, जैसे वहाँ पे चलता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ चलता है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ तो 0 पे 0 था, लेकिन यहाँ पे 0 पे 1 है, तो ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा। कॉस 0 पे वैल्यू होगी 1, 90 पे होगी 0, 180 पे होगी -1, 270 पे होगी 0। तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से वेरिएशन होता है। इसका भी कॉस का भी वैसे ही वेरिएशन होता है। बस फर्क इतना है कि साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, इसका 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन वेरिएशन बिल्कुल उसी मैनर में बढ़ती कम होती है जैसे साइन की होती थी। तो कभी कभी हम चाहें तो ईएमएफ को इस वाली इक्वेशन से लिखने की बजाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर कहीं ऐसा लिख के आ जाए कॉस की टर्म्स में तो घबरा मत जाना कि सर हमने तो साइन में निकाला था। नहीं, कॉस में भी निकाल सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट हमारे पास साइन वाला रहता है। क्यों साइन वाला रहता है? क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो कोई चीज़ 0 से स्टार्ट हो तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है बजाय 1 के। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं ये लेना, लेकिन कहीं ऐसा आ जाए तो घबराना मत। ठीक है प्यारे, तो ये बात समझ में आई आपको कि ईएमएफ का ग्राफ ऐसे कैसे आता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ये सब नोट कर लेना, ये सब बेसिक बातें हैं, बुक में इतनी डिटेल में नहीं दे रखी है, मैं आपको समझा रहा हूँ दिमाग में बसाने के लिए। ये एग्ज़ाम में भी नहीं आना है, लेकिन समझना ज़रूरी है ताकि दिमाग में पूरा कंसेप्ट बन जाए, तो ताकि आगे की चीज़ें आसान हो जाए। फिलहाल अभी हम करने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल एंड ओवर हाफ साइकिल। इसका क्या मतलब है? आप देखिए, अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करते तो डायरेक्ट करंट टाइम के साथ डायरेक्ट करंट की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट डीसी ले रहे हैं तो साइन तो चेंज नहीं होता है, और वैल्यू भी अगर हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो देखिए इस तरीके से टाइम के साथ इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जैसे 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालें, अगर हर जगह 5 एम्पियर था तो उसकी एवरेज वैल्यू भी 5 ही आएगी। लेकिन यहाँ करंट या ईएमएफ चेंज होता जा रहा है। मान लें ये जो पीक ईएमएफ है, E0 को पीक ईएमएफ
और आई नॉट को पीक करंट से डिनोट करेंगे, या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। अगर मान लें कि ये ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे 10 वोल्ट है और इधर -10 वोल्ट है, तो आप देखिए कहीं भी 0 भी रही होगी, फिर 1 वोल्ट भी रही होगी, 2 भी रही होगी, 5 भी रही होगी, 9 भी रही होगी, फिर माइनस में भी गई होगी। इस तरीके से चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। अब जब कोई चीज़ चेंज हो रही है, पहले इतनी थी, फिर बढ़ गई, कम हो गई, कम हो गई, तो हम उसका निकालना चाहते हैं कि भैया इसका एवरेज बताओ कितना है, एवरेज कितना है। तो अगर हम पूरी एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज लें, पूरी एक कंप्लीट साइकिल का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, आधी प्लस में है, आधी माइनस में, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज लें प्यारे, तो बताओ कितना आएगा। भैया जितना प्लस में है उतना माइनस में है, तो भैया एवरेज लोगे किसी का तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा भैया, बिल्कुल 0 आ जाएगा। जितना प्लस उतना माइनस, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC अगर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल की हम बात करते हैं तो उसकी हमेशा 0 आती है। कैसे आती है, ग्राफ से तो समझ में आ रही है कि भैया कैसे 0 है, लेकिन हमें यहां प्रूफ करके दिखाना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल कितनी होगी। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए, ध्यान से देखना प्यारे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए। ये इस तरीके से हमने ले लिया, इधर टाइम, इधर ले लेते हैं E, इधर टाइम ना लेके इधर ओमेगा टी लेंगे। यहाँ पे E का फॉर्मूला है अगर E नॉट साइन ओमेगा टी, तो इधर ओमेगा टी के साथ वेरिएशन ले रहे हैं E की, और I का फॉर्मूला है I नॉट साइन ओमेगा टी। तो चलो हम ऑल्टरनेटिंग करंट AC की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, ना कि ऑल्टरनेटिंग EMF की। तो हम यहाँ पे करंट ही लिखते हैं, I ही लिखते हैं, ठीक है। ये वेरिएशन इस तरीके से होती है, 0 से स्टार्ट होता है, पीक वैल्यू I नॉट, या फिर इधर की तरफ माइनस I नॉट। आधी साइकिल होती है 180 डिग्री पर, 180 का मतलब होता है पाई, ये होता है 90 डिग्री यानी π/2, ये होता है 3π/2 और ये 4π/2। 4π/2 को मैं 2π भी लिख सकता हूँ और इसे 2π/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जितना प्लस उतना माइनस, एवरेज वैल्यू 0 होगी, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है मैथमेटिकली। कैसे करें प्यारे, आपको मालूम है I, क्योंकि करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो हम बात करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट जो होगा उसका फॉर्मूला dq/dt होता है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे छोटे से टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, छोटा सा चार्ज पर यूनिट टाइम ले लें तो उस समय का करंट आ जाएगा। इसके हिसाब से जरा dq का फॉर्मूला बताओ क्या हो गया। dq का फॉर्मूला हो गया I/dt, ये इधर चला गया। अगर हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, तो किसी भी क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकाला जाता है। अगर मैं आपको 5 सब्जेक्ट्स में आपके 5 नंबर अलग अलग आए हैं, एक में आए हैं 20, एक में 22, एक में 23, एक में 24, एक में 25, इन सब का एवरेज लूँ तो एवरेज कैसे निकालते हो, सबको ऐड करते हो, अपॉन टोटल कर देते हो, अपॉन 5 कर दोगे। ऐसे ही यहाँ पे करंट का अगर एवरेज लेंगे तो टोटल अपॉन टोटल एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए अगर हम क्या करें, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया अपॉन टोटल टाइम, अगर उससे हम डिवाइड कर दें पूरी एक कंप्लीट साइकिल के लिए टोटल चार्ज और टोटल टाइम कितना लगा वो हम यहाँ पे कर दें, तो हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। अब टोटल चार्ज कैसे, छोटे से टाइम में छोटा सा जो चार्ज था वो तो dq था, हमने टोटल चार्ज की बात करनी है एक कंप्लीट साइकिल में, तो एक कंप्लीट साइकिल का चार्ज निकालने के लिए छोटे से चार्ज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं इंटीग्रेशन का मतलब टोटल चार्ज लेना पड़ेगा, और टोटल चार्ज एक कंप्लीट साइकिल के लिए ले रहे हैं। एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है होने में उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। जैसे ओमेगा का फॉर्मूला एंगल अपॉन टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी को एंगल पर यूनिट टाइम, ऐसे ही पूरी एक साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो पूरी एक साइकिल में एंगल होता है 2π और पूरी एक साइकिल का टाइम होता है कैपिटल T, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2π × 1/t, और 1/t फ्रीक्वेंसी होता है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और ओमेगा का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं ये बता रहा था कि T क्या चीज़ होती है। तो ये कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट साइकिल में जो चार्ज आएगा उसकी लिमिट्स लगाएंगे 0 से T, टोटल टाइम की बात कर रहे हैं एक साइकिल के। ऐसे ही नीचे टोटल टाइम लेंगे, टोटल टाइम अगर ले लें तो स्मॉल
छोटा सा टाइम तो था dt, पूरी कंप्लीट साइकिल की बात करें तो हमें कंप्लीट साइकिल की लिमिट्स लेनी पड़ेंगी 0 से t। इधर 0 पूरी साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है वो कैपिटल T। ठीक है, चलो बहुत ही आसान होने वाला है। यहाँ dq की जगह हम फॉर्मूला डाल दें I dt, और dt ऐसे ही लिखा रहने दे रहा हूँ। चलो लिमिट्स लगा दें 0 से t, 0 से t। अभी यहाँ पे I का फॉर्मूला डालो, I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। dt वैसे ही लिखा रहने दो। ये बताओ dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन होगा t और लिमिट्स लगेंगी 0 से t। अब बेटा अगर किसी को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके मैंने एक लेक्चर बनाया, उस पर जाओ, जिसमें फिजिक्स में 11th और 12th की जितनी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ होनी है बस उतनी ही मैंने आपको समझाई है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे होगी। कई जगह फिजिक्स में यूज़ होती है, आपको आनी चाहिए, नहीं आती है, बायो वाले हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके अटेंड कर लेना लेक्चर। ठीक है, फिलहाल dt का इंटीग्रेशन t, यहाँ लिमिट्स हैं 0 से t। जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, आई नॉट कांस्टेंट है, आई नॉट बाहर आ गया, अंदर बचा साइन ओमेगा t dt। ठीक है, लिमिट 0 से t। t में अगर आप लिमिट्स लगाओगे तो पहले t की जगह अपर लिमिट रखोगे, फिर t की जगह माइनस लगा के लोअर लिमिट रखोगे, तो नीचे तो आपके पास आ गया, नीचे तो आपके पास आ गया कितना? आई एवरेज निकाल रहे हैं 1 कंप्लीट साइकिल के लिए t। ठीक है, ऊपर आ चुका है आई नॉट। ये इंटीग्रेशन अगर करेंगे साइन ओमेगा t की तो प्यारे आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, है ना, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से लिखा हो साइन 6 थीटा डी थीटा तो इसका इंटीग्रेशन में माइनस कॉस तो आएगा ही, माइनस कॉस 6 थीटा, लेकिन थीटा का जो भी कोफिशिएंट है, थीटा का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में भी जाता है, 1/6 इस तरीके से आएगा। ऐसे ही यहाँ करेंगे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और तो और t का जो भी कोफिशिएंट है ओमेगा, जैसे यहाँ पे थीटा का कोफिशिएंट 6 था, सॉरी यहाँ पे थीटा लिखना, थीटा का कोफिशिएंट 6 था, ऐसे ही यहाँ पे t का कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा 1 नीचे भी आएगा। लिमिट्स लगाएंगे आप कहाँ? 0 से t, 0 से t ये हो गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। ओमेगा की जगह अगर आप लिख देते हो 2 पाई अपॉन t, हालांकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सब 0 ही होने वाला है, चलो मैंने फिर भी लिख दिया, t से t कट गया। और यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन करोगे 0 से t तो पता है, सॉरी कॉस की लिमिट्स लगाओगे तो पहले स्मॉल t की जगह लिखोगे कैपिटल T, माइनस लगा के स्मॉल t की जगह जब 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस 0। ये कितना आ रहा है आपका? माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ पे हो गया आपका कॉस ओमेगा t में ओमेगा का फॉर्मूला डाल दो, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, कॉस 0 होता है 1, t से t कट गया, cos 2 पाई होता है 1, 1 माइनस 1 होता है भैया 0, तो इधर कोई भी चीज़ होती कुछ भी है लेकिन 1 माइनस 1 0 होता है, तो लो एवरेज वैल्यू आपके पास आ गई ओवर 1 कंप्लीट साइकिल की 0, 1 कंप्लीट साइकिल की 0। बात समझ पा रहे हो? जितना प्लस उतना माइनस, तो कंप्लीट साइकिल में हो जाती है 0। ठीक है, कैसे वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पूरी कंप्लीट साइकिल में तो 0 होगी, जो आप डायरेक्ट पूछा जाएगा एमसीक्यूज में आप डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन उसके बाद वो पूछेंगे अच्छा भैया अगर कंप्लीट साइकिल में 0 है तो आधी साइकिल में बताओ कितनी होगी? आधी साइकिल में तो 0 नहीं होगी, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक आधी साइकिल में सब चीज़ें प्लस में हैं। 0 मान ले पीक करंट 5 एम्पियर था तो 0 भी रही होगी वैल्यू, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 अलग अलग वैल्यूज रही होंगी, उन सब का एवरेज बताओ कितना होगा। अगर पीक करंट 5 एम्पियर है या पीक करंट आई नॉट है तो पीक करंट के टर्म्स में हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है ओवर हाफ साइकिल। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। अगर हाफ साइकिल के लिए निकालना है प्यारे तो बिल्कुल पूरा का पूरा कंसेप्ट ऐसे ही होगा, बस चेंज होंगी तो होंगी लिमिट्स। यहाँ हमें आधी साइकिल के लिए निकालना है, पूरी साइकिल का टाइम 0 से t था, आधी साइकिल का कितना होगा? 0 से
T/2। तो बस यहाँ पे लिमिट्स चेंज कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, नीचे की भी ऊपर की भी। चार्ज भी लेंगे आधी साइकिल का, टाइम भी लेंगे आधी साइकिल का, लिमिट्स हो जाएंगी T/2। तो पहले वाली डेरिवेशन कॉपी में लिखना, उसके बाद ये फिर से करना अलग से और लिमिट चेंज करके अपने आप कोशिश करना लिमिट्स अप्लाई करके सॉल्व करने की। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे t की जगह पहले T/2 लिखोगे, फिर t की जगह 0, यहाँ पे I0 बाहर आएगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट 0 से T/2, 0 से T/2। और नीचे आपका T/2 था ही था, T/2 था ही था। और आपको बताया कि t का जो कोफिशिएंट है वो बाहर भी आता है अपॉन में, ठीक है। अब माइनस I0 वैसे ही ओमेगा की जगह 2π/T। पहले यहाँ क्या करेंगे, लिमिट सॉल्व करने के लिए ये T/2 था तो T/2 होने की वजह से 2 से 2 भी कटेगा। और लिमिट्स जब सॉल्व करेंगे तो पहले t की जगह अपर लिमिट लिखेंगे T/2, फिर t की जगह 0 लिखेंगे तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है ना, यहाँ T/2 था तो ओमेगा की जगह तब 2π/T लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, t से t कट जाएगा, cos पाई बचेगा। क्या बचेगा, cos पाई -1। और इधर क्या बचेगा, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, बचेगा सिर्फ पाई। कोई परेशानी, -I0/पाई और ये आपका आ गया। अभी क्या होगा, यहाँ पे cos पाई की वैल्यू निकालो, जरा लगाओ। cos पाई होता है cos 180 और cos 180 की वैल्यू याद होनी चाहिए प्यारे, होती है -1। -1 -2 हो गया, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 2I0/पाई। ये लो एवरेज वैल्यू आ गई आपकी। एवरेज वैल्यू भी कहते हैं इसे, मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, ओवर 1 कंप्लीट साइकिल कितनी, ध्यान कर लो बेटा, नोट कर लो। एवरेज वैल्यू आपके पास आ गई है, I एवरेज इज इक्वल टू 2I0/पाई। जैसे आपकी हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू आई है करंट की, सिमिलरली बिना सॉल्व करे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालें एक कंप्लीट साइकिल, आधी साइकिल की, तो वो आ जाएगी 2E0/पाई। यहाँ I निकालना था तो I0, E निकालना है तो E0। और क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज ईएमएफ, एवरेज करंट ओवर हाफ साइकिल को हम मीन करंट भी कहते हैं। तो कई बार कई बुक्स में इसे IM और EM से भी नोट किया गया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है प्यारे, इसे नोट कर लो। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम एक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है RMS करंट या RMS वोल्टेज। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहना। ऊपर दिएगा आई बटन पे क्लिक करके आप अगला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बची हुई हैं, जल्दी से देखिए इसके आगे की क्या बात बता रहा हूँ। ओके, देखो प्यारे, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं तो एक दिमाग में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, दिमाग हिलाने वाला, कि सर ऑल्टरनेटिंग करंट मेज़र कैसे करेंगे, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम ऑल्टरनेटिंग करंट मेज़र कर सकते हैं। तो आंसर आता है, अरे भैया करंट मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर। जस्ट पिछली वाली जो यूनिट थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे थे गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, की जब उसमें करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो करने से उसकी एक कॉइल होती है आर्मेचर कॉइल, वो घूमती है, उसके घूमने से उससे एक सुई लगी होती है, वो सुई आगे जाती है और सुई के आगे जाने से हमें ऊपर रीडिंग मिल जाती है। करंट फ्लो कराते हैं, उसमें टॉर्क लगती है, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रोटेट करती है। टॉर्क का फॉर्मूला NBI sin थीटा याद होगा, है ना। फिलहाल यहाँ पर प्यारे वो जो गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था ना, जिसमें करंट फ्लो कराते हैं तो वो कॉइल घूमती है, उससे नीडल आगे जाके करंट निकालते हैं, वो गैल्वेनोमीटर सिर्फ तब वर्क करेगा जब उसमें डायरेक्ट करंट फ्लो करवाएं। उस गैल्वेनोमीटर से हम डायरेक्ट करंट तो मेज़र कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। पहले ये नोट करो, ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन टर्न विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर AC। कहने का मतलब ये है
कि जैसे ये गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा था, जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो वो जो डायरेक्ट करंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इस तरीके से कॉइल में करंट फ्लो करता है। इस कॉइल पे फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये कॉइल घूमती है। मान ले करंट ऊपर जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, और लेफ्ट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऊपर की तरफ है तो इस वाले पार्ट पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, इस पे बाहर की तरफ, ये घूमेगी ऐसे इस तरीके से कॉइल और नीडल आगे जाएगी। लेकिन भैया अगर इसमें डायरेक्ट करंट की बजाय, जिसका करंट सेम रहता है, उसकी बजाय अगर हमने ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन तो रिवर्स होती रहती है बार बार। एक सेकंड में 100 बार, एक बार करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अरे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो भैया फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी का? बिल्कुल, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। कभी फोर्स इस पे ऐसे लगेगी, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। अब सोचो एक सेकंड में 100 बार फोर्स ऐसे 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 इस तरीके से लगेगी तो बेचारी नीडल क्या आगे जा पाएगी? नहीं। नीडल बेचारी कॉइल के बार बार फोर्स चेंज होने की वजह से ऐसे 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 एक सेकंड में 100 बार चेंज होने की वजह से नीडल भी इस तरीके से ऐसे 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 तो फड़फड़ाती रहेगी। इतनी तेज फड़फड़ाएगी कि हमें दिखेगी भी नहीं परसिस्टेंस ऑफ विजन से कि वो फड़फड़ा रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो बेचारी कहीं आगे जा ही नहीं पाएगी। हम ऑल्टरनेटिंग करंट को इससे मेजर नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात, करंट की डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी, एक सेकंड में 100 बार चेंज होने से नीडल वहीं पे फड़फड़ाती रहेगी, आगे नहीं भागेगी। तो बोले फिर क्या करें, क्या करें, क्या करें सर, क्या करें? तो ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जो ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड हो जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद भी उस पे फोर्स पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये जो दूसरा गैल्वेनोमीटर है जिससे ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर करते हैं वो इट इज़ कॉल्ड हॉट वायर एमीटर। हालांकि ये कोर्स में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। 12 में ये नहीं आएगा, ठीक है। बोले तब भी दिमाग में एक सवाल होगा, सर ये कैसे वर्क करेगा कि भैया कि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएं तब भी ये सही रीडिंग दे दे, नीडल आगे चली जाए, इसमें तो जा ही नहीं सकती। वो काम होता है हॉट वायर एमीटर में, विच इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें क्या होता है प्यारे, उसमें जब करंट फ्लो कराते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्शन तो चेंज होती है, डायरेक्शन तो चेंज होती है, लेकिन भैया डायरेक्शन चेंज होने पर भी वहाँ पे कोई फोर्स जैसा कंसेप्ट होता ही नहीं है, टॉर्क जैसी कोई चीज़ वहाँ पे कॉइल होती ही नहीं है। वहाँ कोई ऐसी कॉइल होती है जो उसमें करंट फ्लो कराने से हीट पास कराए, सॉरी हीट फॉर्म करे। हीट क्या होगा, चाहे करंट ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, हीट एक ऐसी चीज़ है जो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। चाहे करंट ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, हीट तो भैया बनेगी ही बनेगी, जिसका फॉर्मूला होता है I²RT विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। तो वो कैसा होता है दिखने में, ज़रा देखिए क्या होता है। इस तरीके से ये हॉट वायर एमीटर है, इसमें ये तार है, तार को दो टर्मिनल्स के बीच ऐसे स्ट्रेच करके रखा जाता है, ठीक है। अभी स्ट्रेच करके रखा और ये तार के बीच में एक लटका होता है इस तरीके से वायर, जो कि एक स्प्रिंग से, इस तरीके से स्प्रिंग से बंधा होता है, ये भी जो टाइटली होता है, और इसमें थ्रू सिस्टम ऑफ लीवर एक इस तरीके से नीडल होती है जो ऊपर स्केल पे इस तरीके से घूम सकती है। अब होता क्या है, जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं, ये देखिए इसमें करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने से वायर हीटअप होने लगता है, गर्म होने लगता है, एंड ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, हीट होने से भैया गर्म होगा, गर्म होने से वो वायर एक्सपेंड करेगा। ऐसे मटेरियल का होता है जिसका कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो, ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड, जब ये एक्सपेंड होगा, ढीला पड़ेगा, तो ढीला पड़ने से क्या होगा, ये जो नीचे स्प्रिंग लगा होता है वो उस जो पहले से टाइट वायर था, ढीला पड़ने से उसको नीचे खींचता है। ये स्प्रिंग जब उसे नीचे खींचता है तो यहाँ पे एक लीवर लगा होता है, इसके नीचे खींचने से देखो वायर इस तरीके टेढ़ा हो गया, और जैसे जैसे ये नीचे आता है वैसे वैसे ये रिंग, ये लीवर गोल गोल घूमता रहता है, और इसके गोल गोल घूमने से ये नीडल आगे जाती रहती है। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट, उतना ज़्यादा एक्सपेंशन, उतना ज़्यादा खिंचाव, और उतना ज़्यादा घुमाव, उतना ज़्यादा नीडल आगे जाएगी। तो इसको स्केल को कैलिब्रेट करके नीडल डायरेक्टली बता देती है कि भैया कितना करंट है। तो यहाँ पे देखो, चाहे करंट ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, हीट अप तो होगा ही, खींचेगा, नीडल आगे घूमेगी और हमें रीडिंग पता चलेगी। ये कुछ है आपका हॉट वायर एमीटर। समझ पा रहे हैं कैसे काम करता है हॉट वायर एमीटर? तो ये प्यारे पूरा आपका एवरेज करंट और AC का एक पार्ट था। इसके बाद मैंने बोला आपसे RMS
करंट क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी शुरुआत का, इस चैप्टर का। बने रहिएगा, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। फिलहाल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे। एवरेज करंट से एक ग्राफ इस तरीके से आपको दे रखा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि करंट बढ़ रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू है 314, करंट नहीं है यहाँ पे, ईएमएफ है वोल्ट में, और ये इधर की तरफ दे रखा है टाइम दे रखा है, ठीक है। ये साइकिल ऐसे गई, इसका मतलब है पूरी एक साइकिल जितने टाइम में कवर हो रही है, ये से कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमें पता चल रहा है 0.2 सेकेंड है। पूछ क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं ये ग्राफ दे रखा है, शोज द वेरिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ विद टाइम, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फॉर द शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ। शेडेड, चलो शेडेड है नहीं, मैं बना दे रहा हूं। ये इस तरीके से शेड कर रखा है, कह रहे हैं शेडेड पोर्शन का एवरेज वैल्यू बताइए, यानी साफ हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू पूछ रहे हैं। और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू आपको मालूम है, जिसे ई एवरेज या ई एम से डिनोट कर सकते हो, फॉर्मूला होता है 2E0 अपॉन पाई। सिंपली E0 की वैल्यू यहाँ डाल दो, यानी पीक ईएमएफ जो कि साफ आपको दे रखा है 314, तो यहाँ पे डाल दीजिए 314। पाई की वैल्यू क्या होती है वो डाल दीजिए। अब पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट से पॉइंट हटा तो ऊपर 2 0 आए, ये पूरा का पूरा कट गया, आंसर हो गया आपका 200 वोल्ट। समझ पा रहे हो, ये इस तरीके से मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ आ गई। अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस दे रखा होता तो आई एवरेज भी आप निकाल पाते, किस फॉर्मूले से, ई एवरेज अपॉन रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू ई अपॉन आर के फॉर्मूले से आप आई एवरेज भी निकाल लेते। फिलहाल प्यारे ये आपका एवरेज करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट का पूरा कंसेप्ट है। उम्मीद है जो पढ़ाया समझ में आया होगा। ये एक बेसिक था, लेकिन मेन चैप्टर इसके आगे से स्टार्ट होगा, जिसमें फिर से बोल दूं आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि सर जैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, वोल्टेज की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है कम हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो घरों में वोल्टेज आता है कौन सा आता है, डीसी आता है, एसी आता है, ऑब्वियसली एसी आता है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया कितना एसी आता है, वो एसी का कितना वोल्टेज आता है, तो बचपन से आप बोलते आ रहे हो सर 220 वोल्ट आता है घर में, 220 वोल्ट। अरे भैया 220 वोल्ट कैसे कह दिया आपने, ये तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज तो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, जब वो चेंज होता रहता है तो एक वैल्यू कैसे बोल रहे हो आप 220 वोल्ट। नहीं, वो 220 वोल्ट क्या उसका एवरेज वैल्यू है, कतई नहीं। एवरेज वैल्यू से अगर आप निकालोगे 220 वोल्ट उसकी एवरेज वैल्यू नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी देखेंगे। 220 वोल्टेज क्या उसका पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, कतई नहीं, पीक भी नहीं होता। तो क्या 220 उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, बिल्कुल भी नहीं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो चेंज होती जाती है। तो भैया ये 220 वोल्ट क्या होता है जिसे हम कहते हैं कि भैया इतना वोल्टेज आ रहा है, ये हमारे अगले लेक्चर का विषय होने वाला है, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा, फॉर्मूला हम डिराइव कराएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। समझ में आया है तो एक लाइक बटन जल्दी से दबा दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताओ कि कितना आपको समझ में आया, नहीं आया, कैसा रहा। अगला लेक्चर का बटन ऊपर आई पे दे रखा है, क्लिक करके अटेंड करिए। फिलहाल मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जितना मैंने समझाया सारे नोट्स बना लीजिए, मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।